हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन। वी कंटिन्यूइंग द लेक्चर नंबर 8 एंड टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। कुछ हम इसको 11th क्लास की गैसेस से रिलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा आइडियल गैसेस एंड नॉन आइडियल गैसेस। व्हाट आर आइडियल गैसेस? जो इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई करती थी, दोज आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। एंड जो इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई नहीं करती थी, दोज आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। बस उसी कुछ वैसे ही मिलता जुलता है कि ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोज आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, एंड दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन विच कंप्लीटली फॉलो राउल्स लॉ ओके आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। आइए देखते हैं, बट ये तो बोलने वाली बात हो गई। अभी हम बाद में देखेंगे राउल्स लॉ के अंदर जाके, इनिशियल वे पे देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, आपके पास ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूल ए ए ए ए ए। बेटा ये पूरा थ्योरी लेक्चर है और थोड़ा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, बट समझना अच्छे से। प्लस आपने इसके साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को मिलाया, बी 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 बी। ओके, सपोज इसका वॉल्यूम है स्टार्ट में V1 और इसका वॉल्यूम कितना है V2। दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन तैयार हुआ, फाइनल सोल्यूशन जो आपके पास तैयार होता है, इट इज लाइक दिस ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ओके, ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। मान लो इसका वॉल्यूम है V फाइनल, इसका वॉल्यूम क्या है V फाइनल। ओके, अब आपके पास एक सवाल है कि V फाइनल कितना होगा, V फाइनल कितना होगा। आपके पास सवाल है V फाइनल कितना होगा। ऑप्शन ए V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, ऑप्शन बी V1 प्लस V2 से ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन है V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दूसरा V फाइनल इज ग्रेटर देन V1 प्लस V2, एंड तीसरा V फाइनल इज लेस देन V1 प्लस V2। बताइए क्या होगा। पहला वाला सवाल आंसर पहला वाला आपने दिया है, बट याद रखिए कि हमेशा इस केस में पॉसिबल नहीं है। ये समझ गए ना। पहला वाला जिन सॉल्यूशंस में कंडीशन सेटिस्फाई होती है बेटा, उसी को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, किसी में फाइनल वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम के बढ़ के ज्यादा आता है, दोनों वॉल्यूम के सम से भी क्या आता है ज्यादा। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि आपने एक का 200 ml मिलाया और दूसरे का 300 ml मिलाया, आना था 500, और आप जब देखे तो आपका प्रैक्टिकली कितना आ गया बेटा 600। आप बोलोगे अरे ये 100 ज्यादा कहाँ से आ गया। ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी होता है बेटा कि आपने 200 मिलाया और 300 मिलाया, आना था 500 और आ गया कितना 400, आ गया कितना 400। समझ गए ना। तो ये जी इस कंडीशन फॉलो जो आपने कहा आंसर V1 प्लस V2, दैट इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। समझ गए ना। तो अगर इफ V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो तो आइडियल सोल्यूशन होगा। और इन दोनों केसेस में V फाइनल V1 प्लस V2 से या तो बड़ा है या तो कम है। मतलब फाइनल वॉल्यूम या तो दोनों के सम से ज्यादा है या दोनों के सम से कम है। इनको बेटा अपन कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। इन्हें क्या बोलेंगे अपन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं ओवरव्यू में आपको बता देता हूं कि कभी कभी वॉल्यूम मिलाने के बाद ज्यादा क्यों होता है और कम क्यों होता है। पहले मान लीजिए आपके पास ये था A और ये B। समझ गए ना। A अलग अलग था, वॉल्यूम V1 प्रोड्यूस कर रहा था, B अलग अलग था, वॉल्यूम V2 प्रोड्यूस कर रहा था। मान लो A और B को मिलाने के बाद इन दोनों की टेंडेंसी ऐसी बनी कि मुझे A को B बहुत पसंद आ गया, A को B बहुत पसंद आ गया, और A और B और जोर से चिपक के रहने लग गए। मतलब जितना वो चिपक करके A में रह रहा था और जितना B चिपक करके रह रहा था, उससे कई गुना ज्यादा A B के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब A और B की दोस्ती और गहरी हो गई।
तो ए और बी और क्लोज आ जाएंगे। अब जैसे ए और बी और क्लोज आते जाएंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अब इसी का उल्टा सोचो कि पहले ए बी जितने में रह रहे थे, अब ए और बी ऐसे हो गए जो एक दूसरे को आंखों देखना नहीं पसंद करते हैं, तो ए और बी पास होने के बजाय क्या हो जाएंगे, खुद से दूर। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए ना। तो ये 3 सिचुएशन डेवलप होती हैं। आइए इनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि टर्म में इनको हम क्या कहते हैं। तो एक तो पहला टर्म आता है डेल्टा वी मिक्सचर, है ना, डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स मतलब कि वॉल्यूम का चेंज। डेल्टा मतलब होता है चेंज एंड डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स that is equals to change in volume on mixing, change in volume on mixing। ये होगा क्या बेटा, दिस इज V फाइनल, चेंज के बाद का वॉल्यूम कितना V फाइनल, माइनस चेंज मिलाने के पहले वॉल्यूम क्या था बेटा, देखो चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग, तो मिक्स आफ्टर मिक्सिंग V फाइनल वॉल्यूम, एंड बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम क्या था बेटा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना। अब इसके 3 चीजें पॉसिबल है। नंबर 1, डेल्टा V मिक्स आइदर ग्रेटर देन 0, बोलो यस, डेल्टा V मिक्स आइदर लेस देन 0 एंड डेल्टा V मिक्स इक्वल टू कितना, 0। मतलब एरर चेंज पॉजिटिव हुआ है, चेंज नेगेटिव हुआ है और चेंज क्या हुआ है, 0। रख के देखो डेल्टा V मिक्स को, क्या है बेटा ये, V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 ग्रेटर देन 0, यानी V फाइनल इज ग्रेटर देन V1 प्लस V2। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम जनरेट हुआ है लिक्विड का, सॉल्यूशन का, वो उनके अलग अलग वॉल्यूम के सम से क्या है, ज्यादा है। मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसी हालत थे, पहले A और A पास में थे, इतनी दूर में थे, ये A था और ये B था, ये B था, ओके। एड जब मिलाया आपने तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, फी फाइनल जब मिलाया तो किसकी पेयरिंग होगी, A और B की। मतलब इनके कंपैरिजन में A और B बहुत दूर चले गए। आया समझ में। सेकेंड केस देखो, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, यानी V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 इज लेस देन 0, यानी V फाइनल इज लेस देन V1 प्लस V2। मतलब जो इंडिविजुअल वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था उससे जो V फाइनल वॉल्यूम है उससे भी क्या है, वो कम है। समझ में आया ना। मतलब होगा क्या, ये A था, ये A था, ठीक है ना, ये B था, ये B था। जब इनको मिलाया गया जो A और B बना वो बहुत ही कम गैप का बना, ये देखो। तो जो V फाइनल जनरेट होगा वो इनके इंडिविजुअल सम से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, नहीं आया। थर्ड पॉइंट, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, मतलब V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, यानी V फाइनल इक्वल टू V1 प्लस। एनी प्रॉब्लम। तो ये तो ट्रू सोल्यूशन वाली बात हो गई, क्लियर हो गया ना। सो डेल्टा V मिक्स जो होता है इक्वल टू 0 होगा, दैट टाइम द सोल्यूशन विल बी आइडियल। मैं ट्रू बोल गया, माफ कीजिएगा, आइडियल, ओके। इफ डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन विल बी आइडियल और इट विल बी नॉन आइडियल, और इट विल बी नॉन आइडियल। आ गया जी समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको डायग्राम से हम समझते हैं कि होता क्या। देखिए ए बी और ए बी के डायग्राम, मतलब कि सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट और उसके डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ए है, ये ए है, ये दूसरा ए है, ये दूसरा ए है, ओके। दिस इज फर्स्ट ए, दिस इज सेकेंड ए। नाउ दिस पार्ट इज बी एंड अनदर बी। होता क्या है सॉल्यूशन में, दो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ए और ए का, बी और बी का, और ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनता है। ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनता है। अब इस बॉन्ड के दो नेचर्स हो सकते हैं, आइदर ये बॉन्ड पुराने वाले से मजबूत हो सकता है या पुराने वाले से कमजोर हो सकता है। वो बात गलत बोल रहा हूँ ना कि सही बोल रहा हूँ, सही है ना। ये पुराने वाले से मजबूत भी हो सकता है, पुराने वाले से कमजोर भी हो सकता है। होता क्या है बेटा, इसमें होता ये है
कि A और A का जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेक होता है, इसमें B और B का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है, और इसमें A और B का मॉलिक्यूल जो होता है वो बेटा फॉर्म होता है। यही तो होता है बॉन्ड ब्रेक होने में, बॉन्ड टूटने में। तो A और A का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है या इनके बीच का इंटरेक्शन वीक होता है। A और A के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, वीक। तो लिखेंगे A एंड A इंटरेक्शन ब्रेक्स, इंटरेक्शन ब्रेक होता है। अब ये बताओ बेटा, इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मतलब ये जो होगा ये एनर्जी लेगा, रिसीव करेगा, ये एनर्जी क्या लेगा, लेगा, हीट एब्जॉर्ब, सो हीट एब्जॉर्ब्स। ओके, सेकेंड बी एंड बी का ये ब्रेक होगा, इंटरेक्शन ब्रेक, एंड हीट एब्जॉर्ब, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगी। बट यहां पे सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें A और B का इंटरेक्शन फॉर्म्ड होगा, बनेगा, A और B की दोस्ती होगी, A और B का इंटरेक्शन फॉर्म्ड होगा। और आपको पता है जब भी इंटरेक्शन बनता है, फॉर्म होता है, तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, देनी नहीं पड़ती, मिलती है उल्टा। ओके, मींस एनर्जी रिलीज्ड एंड हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, ठीक है ना। तो और अपने पास क्या हो जाएगी, हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देख बेटा, यदि मैं यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन सबकी एनर्जी रिलेशनशिप को मैं एक टर्म देता हूं जिसका नाम है डेल्टा एच, ठीक ना, डेल्टा एच, डेल्टा एच मिक्स। ओके, डेल्टा एच मिक्स दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। चल बेटा, मान ले यहां पर मेरी दी गई हीट है H1, यहां पर मेरी दी गई हीट है H2, और यहां मेरी हीट जो टोटल बाहर आई है इसको मैं मान लेता हूं H3 ले लो, या हाँ 3 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, H3, ठीक है ना। मतलब इतनी हीट दी और इतनी हीट लिबरेट हुई, इतनी हीट दी और इतनी हीट लिबरेट हुई। ये क्या हुआ, हीट ले रहा है, मींस एंडोथर्मिक। ये भी हीट ले रहा है, मतलब एंडोथर्मिक, बॉन्ड बनाने के लिए, सॉरी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हम ब्रेक कर रहे हैं ना। और ये हीट क्या कर रहा है, रिलीज, ये रिलीज कर रहा है बॉन्ड बनने की खुशी में। तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। जो हीट दी जाती है केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव लेते हैं, एंथैल्पी, इसको भी पॉजिटिव, और ये क्या होगी, नेगेटिव। अब हम चेंज देखते हैं फाइनली कि चेंज क्या है। तो दो चीजें हैं, गिवन वाली और एक चीज है मिलने वाली। तो एक साइड हो गया बेटा H1 प्लस H2, और एक साइड हो गया क्या बेटा, H3। एक साइड हो गया H1 प्लस H2 और एक साइड हो गया क्या, H3। बेटा इन्हीं के डिफरेंस को अपन बोलते हैं डेल्टा H। क्या बोलते हैं इन्हीं के डिफरेंस को, डेल्टा H। तो डेल्टा H मिक्स इक्वल टू H1 प्लस H2 माइनस क्या, H3। समझ में आ गया ना, डेल्टा H इक्वल टू H1 प्लस H2 माइनस H3। क्लियर है। अब देखिए, यदि इस तरफ की एनर्जी ज्यादा हो, इधर की हीट ज्यादा हो, इधर की हीट कम निकले, फिर से सुनना, H1 और H2 दोनों का सम ज्यादा हो, यहाँ का सम ज्यादा हो, और इधर की हीट कम निकले, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हुए, स्ट्रांग हुए ना, क्योंकि ये ज्यादा हीट है मतलब अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ये ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है। और इसमें से कम एनर्जी यदि निकल रही है, ज्यादा एनर्जी कब निकलती, जब ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता, कम एनर्जी निकल रही मतलब ये बॉन्ड वीक है,
इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो किसका सपोर्ट करेगा? इधर वाले पार्ट का। मतलब कि सिस्टम जो है ए का ए से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी का बी से अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू ए का बी से अट्रैक्शन। ठीक ना, बहुत गहरी गहरी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, चलो लिखवाता हूं तो समझ में आएगी। तो डेल्टा एच मिक्स, ये समझ में आ गया ना? तो डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। अब यहां पे भी तीन बातें हो सकती हैं डेल्टा एच मिक्स के बारे में, कि डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव है, या डेल्टा एच मिक्स जीरो है। ठीक है ना? तो अगर डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्स क्या आ गया यदि पॉजिटिव, या डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। बट यदि डेल्टा एच मिक्स जीरो आ गया, इसका मतलब जितनी एनर्जी हमें यहां देने को लगी इन दोनों में, ठीक हमें उतनी एनर्जी क्या हो गई, मिल गई। ये कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? आइडियल सोल्यूशन। बच्चों अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए मतलब हमें कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर ये करना है कि ए का इंटरेक्शन कितना था, बी का इंटरेक्शन कितना था, और इन दोनों के कंपैरिजन में ए और बी का इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। समझ गए ना? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। हमें तीसरी चीज देखनी है इसमें, क्या? इंटरेक्शन। ठीक है ना? हमें इसमें तीसरी चीज देखनी है इंटरेक्शन। पहली चीज हमने क्या देख ली बेटा? वॉल्यूम। पहली चीज हमने देख ली वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। दूसरी चीज हमने देख ली चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच। और तीसरी चीज जो देखनी है वो क्या है बेटा? चेंज इंटरेक्शन, ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन, और ए और बी का इंटरेक्शन। समझ में आया? चलो अभी देखेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अभी आगे की बात करते हैं बेटा। चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है बेटा? इनडिसिप्लिन अमाउंट होता है एंट्रोपी, है ना? अगर आप दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी 100%। ओके, सो फोर्थ पॉइंट जो है डेल्टा एस मिक्सिंग, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बेटा ये हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि आप दो चीजों को मिला रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनका डिसअरेंजमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। डिसअरेंजमेंट, निकाय की अव्यवस्था, डिसअरेंजमेंट, उनका इनडिसिप्लिन बढ़ेगा। सो डेल्टा एस बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। क्या है ये? चेंज इन एंट्रोपी। ओके, एज इट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है चेंज इन एंट्रोपी। एंड बाय मिक्सिंग यू नो द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, सो द एंट्रोपी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है ना? सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट बेटा ये रहेगा ही, हमेशा रहेगा, तो इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा डेल्टा जी मिक्सिंग गिव्स एनर्जी। 11th का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना? गिव्स एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बेटा ये भी हमेशा पॉजिटिव आता है। चेंज इन, व्हाट इज दिस? दिस इज change in gives free energy. This is change in gives free energy. Okay? It is change in gives free energy. Yes, less than zero. It is always less than zero. Change in gives free energy. अगर प्रोसेस खुद से शुरू हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो मिक्सिंग के लिए आपको कुछ अलग से कुछ बल लगाना तो पड़ता नहीं है ना। शक्कर घोलते हो घुलता जाता है, तो सोल्यूशन मिक्सिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होती है। तो इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यदि अपने आप होगी तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कितना आएगा बेटा? जीरो, लेस देन जीरो। ओके, ऑलवेज, ये भी ऑलवेज और ये भी ऑलवेज, ये दो चीजें हमेशा रहेंगी, चाहे किसी भी टाइप का सोल्यूशन आप बना रहे हो, आइडियल, नॉन आइडियल, सब में ये रहेगा। समझ गए ना? लास्ट वाली बात आती है जो मैंने सबसे पहले कह दी, राउल्स लॉ।
कि राउल्स लॉ को जो फॉलो करे वो आइडियल सोल्यूशन है और जो फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये राउल्स लॉ की बात सबसे लास्ट में आती है। अब चलिए अब पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन को डिटेल में। अभी तक तो देख लिया एक ओवरव्यू, अब आइडियल सोल्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं कि आइडियल सोल्यूशन होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा लगता है, वन बाय वन करके देखते हैं। लेट्स सी आइडियल सोल्यूशन। Ideal solution. Solution which follows Raoult's law at all concentration and at all temperatures are called ideal solution. Solution जो कि हर कंसंट्रेशन पे और हर टेम्परेचर पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं राउल्स लॉ से। क्या था? P टोटल इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि राउल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कैसे पहचानोगे आप? बेटा P टोटल मैनोमीटर का यूज करके टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना। किसका यूज करके? मैनोमीटर में, मतलब डिवाइस होती है प्रेशर नापने की, वेपर प्रेशर नापने की। ओके, सो ये कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड P ऑब्जर्व्ड। P ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट निकलता है बेटा। कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट। किसका यूज करते हैं बेटा? मैनोमीटर का। तो मैनोमीटर का यूज करके ये निकाल लो, निकाल लोगे। और ये वाला जो चीज है ये विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ निकालोगे थ्योरेटिकली। P नॉट है आपको पता रहेगा, X है आपको पता रहेगा, P नॉट भी और X भी आपको पता रहेगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके निकालना है और ये विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ आपको थ्योरेटिकली निकालना है। समझ गए? यस, ये कहलाएगा कैलकुलेटेड प्रेशर बाय राउल्स लॉ। तो आपने राउल्स लॉ से ये प्रेशर आपने फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल आ रहे हैं लेफ्ट से राइट से, मतलब एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू प्रायोगिक मान और थ्योरेटिकल वैल्यू सैद्धांतिक मान, ये थ्योरेटिकल निकलेगा विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ और ये एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। अगर दोनों आ रहे हैं इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है? आइडियल है, अदरवाइज ये आइडियल नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, ये हम सब आइडियल के लिए पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा V मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब एरर जो होना चाहिए वॉल्यूम मिक्सिंग का कितना होना चाहिए? 0। सेकेंड पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये होना चाहिए इक्वल। नॉन आइडियल के केस में आइदर ग्रेटर होगा या लेसर होगा, है ना। इसमें इक्वल है। सेकेंड पॉइंट है डेल्टा V मिक्स। डेल्टा V मिक्स। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा। आप जानते हैं PA इक्वल टू P नॉट A टाइम्स XA एंड PB इक्वल टू P नॉट B टाइम्स XB। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये भी आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। PA PB, समझ गए ना। दोनों आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक ना, एक्सपेरिमेंटली। सो PA आपको ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा और ये वाला जो पार्ट है ये आपको राउल्स लॉ से, ये आपको ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा राउल्स लॉ से। पहले आपको इन दोनों सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट के लिए देखना पड़ेगा, उसके बाद टोटल सोल्यूशन के लिए देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0। मिक्सिंग की एरर कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब V फाइनल शुड बी इक्वल टू V1 प्लस कितना बेटा? V2। V फाइनल इक्वल टू V1 प्लस V2। ऐसा कब हो पाएगा बेटा? ऐसा तब होगा जब AA का जो इंटरेक्शन होगा वो BB के इंटरेक्शन के इक्वल होगा और ये फाइनल इंटरेक्शन A और B के भी इंटरेक्शन के क्या होगा? इक्वल। आ रहा समझ में? जब AA का इंटरेक्शन BB का इंटरेक्शन और A और B का इंटरेक्शन इक्वल होगा तब ये सिचुएशन मेंटेन होगी।
एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा ये अपने पास 20 ml है और ये 30 ml है, तो 20 + 30, बी वाला 30 ml है, इक्वल टू कितने ml? 50 ml। तो 20 + 30 50 कब आएगा? जब इसके एलिमेंट, इसके मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन, इसके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन और इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन क्या हो, इंटरेक्शन लेवल सेम होगा। समझ गए? मतलब उनके मॉलिक्यूलर की जो अरेंजमेंट होगी एकदम प्रॉपर उसी सेम बनेगी, एकदम न ज्यादा बढ़ के न ज्यादा घट के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 मतलब कि टोटल लेन और देन की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 मतलब मिक्सिंग की जो एंथैल्पी है वो 0 होना चाहिए। एंथैल्पी 0 होने का मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम में ली उतनी एनर्जी सिस्टम को दी। समझ गया ना? सिस्टम ने जितनी एनर्जी ली है उतनी ही सराउंडिंग को दे दी है। समझ गया ना? तो पहले अपन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी, ठीक उतनी ही बॉन्ड टूटने पर सिस्टम ने दे दी होगी। तो टोटल एनर्जी का चेंज कितना हो गया? 0। सो वी कैन राइट हियर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। समझ गया ना? क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, इंटरेक्शन सेम है। अगर इंटरेक्शन अगर कुछ घटता बढ़ता तो एनर्जी कुछ अलग होती, बट इंटरेक्शन सेम है तो जितनी दी गई एनर्जी उतनी ली गई एनर्जी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 है ना। मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रिलीज्ड। समझ गया ना? मतलब हीट एब्जॉर्ब कहाँ लगेगी बेटा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ए एंड बी। बोल बेटा। बेटा ये सिस्टम के अंदर ए था तो ए के बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे? ब्रेक करने पड़ेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या था बेटा? बी, इसके भी बॉन्ड में ब्रेक करने पड़ेंगे। और फाइनली ए और बी के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। बोलो हाँ कि ना? ए और बी के बॉन्ड स्टैब्लिश होंगे। तो स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर देखो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए डेल्टा, इसके लिए एच क्या आएगी? एंथैल्पी पॉजिटिव। इसके लिए भी क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव, बिकॉज एनर्जी गिवन देनी पड़ेगी। और इसमें एक्सोथर्मिक एनर्जी बाहर निकलेगी तो इसमें एच क्या आएगा बेटा? निगेटिव। अगर मान लो इसका 4 जूल है, 2 4, इसका 4 है और इसका 8 है, मतलब इन दोनों ने मिलकर के कितनी एनर्जी ली? 8 जूल। इन दोनों ने तोड़ने के लिए, अपने मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने के लिए, इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी ली? 4 + 4 कितना? 8। और अकेले जब इसके बॉन्ड बने तो इसने 8 जूल के पटाखे फोड़ दिए। इन लोगों ने 8 लिए और इसने अकेले 8 दे दिए। बोलो टोटल एनर्जी एक्सचेंज कितना हुआ? 0। नहीं आया समझ में? तो डेल्टा एच इक्वल टू 0। समझ गए ना? तो ये क्या होगा बेटा? ब्रेकिंग ऑन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ए एंड बी और हीट रिलीज ऑन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ए बी। मतलब जितनी एनर्जी ए और बी के ब्रेकेज के लिए चाहिए है उतनी एनर्जी आपको ए बी के फॉर्मेशन पर मिलेगी। अगर ये सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा? हाँ, डेल्टा एच इक्वल टू 0। और कौन सा सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें। फोर्थ पॉइंट में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। इन शॉर्ट लिखेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बता ही दिया मैंने। ए का अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बेटा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी चलेगा कोई नहीं, इक्वल टू AB। मतलब जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन ए का रहेगा, जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन बी का रहेगा, वही लेवल ऑफ अट्रैक्शन किसका रहेगा? ए से बी का। फिफ्थ पॉइंट आप जानते हो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? एंड सिक्स्थ पॉइंट इज डेल्टा जी इज लेस देन 0। वो तो कॉमन है, चलता ही है। डेल्टा एस एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0 एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा आइडियल केसेस का, है ना? इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं आइडियल केस का। चलो देखो,
तो बिल्कुल वही ग्राफ है जो उस दिन बनाया था। इस कंडीशन को क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इक्वल टू 0 एंड एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन 1 पे आपको याद है फॉर्मूला, ये पी ए का स्केल है बेटा, और पी ए का फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए डॉट कितना बेटा एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी छुएगी बेटा, बोलो पी नॉट ए। एक्स ए की वैल्यू 1 रख दो ना, तो पी ए इक्वल टू कितना आ गया पी नॉट ए। यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 रख दो बेटा, तो कितना आ गया बेटा, बोलो पी नॉट बी। ये काहे का स्केल है बेटा, पी बी का। इसको थोड़ा नीचे ले लो, ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी नॉट बी। समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं अपन। ये यहाँ आएगा क्योंकि पीवी की वैल्यू मोल फ्रैक्शन कम होने के साथ साथ क्या होगी, कम होगी। देखो इधर की ओर जाओगे तो मोल फ्रैक्शन बी के क्या हो रहे हैं 0 और एक्स ए के बढ़ रहे हैं, तो पीवी की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू कितना एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे पी ए लिख लो, ये इसमें क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स कितना बेटा एक्स ए, और ये कहलाएगी बेटा टोटल वैल्यू। ओके, दिस इज टोटल वैल्यू। क्या लिखते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। छाप लो, ठीक है ना, पी नॉट बी एक्स बी। क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन बनती है टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये होता है ऑब्जर्व्ड प्रेशर और ये होता है कैलकुलेटेड प्रेशर। एक है ऑब्जर्व्ड प्रेशर और एक है कैलकुलेटेड प्रेशर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि देख के आपको क्वेश्चन पहचानने पड़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है ना। तो दो चीजें याद रखना है। नंबर 1, लेवल ऑफ फोर्स ए बी बी और ए बी का क्या होना चाहिए, इक्वल। इंटरेक्शन लेवल इक्वल होना चाहिए, मतलब पहला भी पोलर है तो दूसरा भी उसी कैटेगरी का पोलर होना चाहिए, और बनने वाला भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी का पोलर 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 पोलर, ठीक है ना। और साइज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक वाला पहले वाले का साइज आपका बहुत छोटा है, दूसरे वाले का साइज बहुत बड़ा हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो एक का वंडरवॉल फोर्स कम हो जाएगा, दूसरे का वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फोर्सेस का लेवल अलग अलग नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो मेन दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सेम पोलर नेचर एंड नियरली सेम साइज। एग्जैक्टली सेम साइज का दावा तो नहीं कर सकते हैं, बट नियरली सेम साइज से काम चल जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। किसके देख रहे हैं एग्जाम्पल हम, आइडियल सॉल्यूशन के। कंडीशन क्या है, ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज नियरली इक्वल टू बी के बीच का इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे मैं ले लूँ CH3OH मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, दूसरा इसी के जैसा ले लो बेटा C2H5OH। देखो साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क आया है, अगला ही मेंबर है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा साइज में, ठीक है ना। पोलर नेचर दोनों का सेम है। तो क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि पहली चीज सेम पोलर नेचर होना चाहिए, और दूसरा साइज ऑलमोस्ट सेम, नियरली सेम, ज्यादा दूर का फर्क नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखो, अगर आप सेम साइज नहीं लोगे, बड़ा साइज ले लोगे, तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा, फिर ए और बी का फोर्स अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे मेथिल ले लिया और यहाँ पे आपने ब्यूटिल ले लिया, तो ब्यूटिल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है। सेकेंड देखो,
एग्जाम्पल नंबर 2, C2H5Cl एंड C2H5Br। यदि आप दोनों को जोड़ रहे हो देख लो, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता। क्लोरीन के नीचे तो ब्रोमीन आता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, चल जाएगा। एग्जाम्पल 3 बहुत कॉमन है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। बेटा ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, समझ गए? ये भी पोलराइजेशन नहीं देता और ये भी पोलराइजेशन नहीं देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, ये भी 2 एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, C2H5Cl प्लस C2H5 आयोडाइड। ओके, ये Cl है, ये आयोडाइड है। क्या ये देगा? नहीं देगा, ये नहीं मान सकते हो आप। कारण देखो, C2H5 तो सेम है, बट आप देखिए क्लोरीन आता है सबसे शुरुआत में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और आयोडीन सबसे लास्ट में आता है। तो इसका साइज बहुत है, याद करो टेबल। फिर कल बाहर आई आंटी, देखो क्लोरीन के नीचे आ रहा है बहुत देर बाद, थोड़ी देर बाद, तो ये बढ़िया नहीं है, समझ गए ना? क्लियर हुआ? नॉट आइडियल सोल्यूशन। तो ये क्या आइडियल सोल्यूशन है? नो, ये नॉट आइडियल सोल्यूशन है, बिकॉज है ना, क्योंकि डिफरेंस इन साइज, देयर इज लार्ज डिफरेंस इज साइज, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं बेटा, बहुत ही कॉमन है, C6H6 बेंजीन प्लस C6H5CH3 टॉलुइन। बेंजीन और टॉलुइन बेटा बहुत कॉमन है और यूजफुल भी है, और ये होता है एक किसका एग्जाम्पल? आइडियल सोल्यूशन का, क्योंकि दोनों के नेचर भी सेम है, दोनों नॉन पोलर है बेटा, दोनों ही नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और साथ में इनका जो साइज है वो नियरली क्या है? सेम है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। आइडियल सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों, नॉन आइडियल सोल्यूशन और उसके ग्राफ बताएंगे आपको, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन उसके ग्राफ। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।